गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का 10वां लेसन लोक संस्कृति एवं कला। देखिए, हमने पहले भी बात की है कि अभी जो पाठ्य पुस्तकें आ रही है, इन पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तर है उसको बीच बीच में महत्व दिया गया है, या यूँ कहें कि प्रश्नोत्तरों से ही इनकी शुरुआत की जा रही है। तो इस पाठ के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि काव्या है वो दिल्ली में गणतंत्र परेड में शामिल होकर आई है और वो अपने स्कूल के अंदर अपने अनुभवों को साझा कर रही है। यानी जो गणतंत्र परेड में जब शामिल हुई तो वहाँ उसने अलग अलग राज्यों के बच्चों के साथ रहने का मौका प्राप्त किया। उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा आदि के बारे में उन्होंने बहुत सी बातें जानी और साथ ही साथ उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा, संस्कृति, कला, खान पान, वेशभूषा की जानकारी अपने परेड के साथियों को दी। अब स्कूल पहुंचकर प्रार्थना सभा में उन्हीं बातों का वापस जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो आज इस पाठ के अंदर अध्यापिका है जो दिव्या की अध्यापिका है या ऐश्वरी काव्या की अध्यापिका है, वो राजस्थानी कला संस्कृति के बारे में बात कर रही है। देखिए, राजस्थान में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। अब उन धर्म संप्रदाय के अंदर हम सब जानते हैं कि हम सब साथ रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। ठीक है, ये सब हिल मिल कर रहते हैं। और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो वहाँ आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, ग्रासिया, डामोर आदि मुख्य हैं। ठीक है, तो दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों की पूरी संख्या है। भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, डामोर आदि अलग अलग जातियाँ रहती है। देखो, राजस्थान में वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में पूरी तरीके से विविधता पाई जाती है, परंतु यहाँ की मातृभाषा है राजस्थानी। ठीक है, और अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग अंचल है, वहाँ अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा है उसको दो रूपों में जाना जाता है। यानी राजस्थानी भाषा है उसको कितने रूपों में जाना जाता है? दो रूपों में। एक तो है पूर्वी राजस्थान की भाषा और दूसरी है पश्चिमी राजस्थान की भाषा। यानी पूर्वी राजस्थान की भाषाएं कौन सी हैं और पश्चिमी राजस्थान की भाषाएं कौन सी है? हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ 4 बोलियाँ हैं। ढूंढाड़ी जो विशेषकर जयपुर में, हाड़ौती कोटाबूंदी के पास की, और मेवाती अलवर भरतपुर की, और अहिरवाटी सीकर अलवर के आसपास के क्षेत्रों की है। ठीक है, तो ये कुछ भाषाएं हैं, बोलियां हैं। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, ये बोलियां पूर्वी राजस्थान की भाषाएं हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की भाषाओं में देखें तो यहाँ इन भाषाओं के अंदर 4 बोलियां फिर आती है। ठीक है, इन 4 बोलियों के अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। ठीक है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी आदि हैं। हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। तो कहीं कहीं दाल ढोकला है उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो कहीं दाल बाटी चूरमे का, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्का की रोटी, तो कहीं केर सांगरी। अलग अलग यहाँ खान पान देखने को मिलता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हिसाब यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये खान पान के संदर्भ में यहाँ की बातें थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थानी वेशभूषा के बारे में। ठीक है, ये चित्र हमें दिखा रखे हैं, बाजरे का खींच है, केर सांगरी है, मक्का की रोटी है। वेशभूषा देखो, राजस्थानी वेशभूषा है वो अपने आप में एक सरल वेशभूषा है और पारंपरिक जो राजस्थान का परिधान है वो चटक रंगों वाला काफ़ी सुंदर और आरामदायक है, क्योंकि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी हुई जो वस्त्र हैं उनको ओढ़नियाँ हैं, उनको पहनती है, ओढ़ती है। पुरुषों के जो पारंपरिक परिधान हैं उनमें धोती, कुर्ता, कुर्ता पाजामा आदि है। और इनके साथ सबसे बड़ी बात स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी भी अपने आप में बहुत आकर्षक होती है। यानी सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है पगड़ी। ठीक है, वर्तमान में जो पश्चिमी राजस्थान है वर्तमान में जो पश्चिमी वेशभूषा है उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा है वो बनी हुई है।
ठीक है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन, यानी हमारे जीवन में देखिए मनोरंजन है वो अनिवार्य है, और हमारे ग्रामीण जो अंचल है, स्थानीय परिवेश है, उनके अंदर जो पारंपरिक साधन है वो मनोरंजन के साधन आज भी काफ़ी प्रभावशाली है। ग्रामीण निवासी और स्थानीय जो लोग हैं वो अपने ही खेलों से मनोरंजन करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के मनोरंजन है क्या क्या? गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि हर घर के पास या हर गली के अंदर खेले जाने वाले ग्रामीण खेल है। वहीं चौपड़ चौसर जो कपड़े पर बनी बिसात पर खेला जाता है, चरबर, नरझरी आदि ज़मीन पर बैठकर खेले जाते हैं। ये कुछ सामान्य खेल हैं जो मनोरंजन के लिए बहुत ज़्यादा अपनाए जाते हैं। जन समुदाय के मनोरंजन के लिए इसके अलावा भी देखिए जो सपेरे हैं, कालबेली हैं, मदारी हैं, वो भी अपना अपना अलग अलग जादू दिखाते हैं, पतंगबाजी भी करते हैं, कठपुतली का खेल भी दिखाया जाता है। ये अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के साधन हैं। लोक नाट्य शैली के ख्याल है, हेला, गवरी, तमाशा, तुरा कलंगी, रासदारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवाई आदि भी यहाँ जगह जगह अलग अलग स्थान में प्रचलित हैं। पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल भी यहाँ मनोरंजन के रूप में जीवन शैली में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम सांस्कृतिक विविधता की बात करें, देखिए राजस्थान में सभी पर्व त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, और इन त्योहारों के अंदर होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इनके अलावा राजस्थान की प्रमुख सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंदर गणगौर, तीज, अष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व और मेले, इसके अलावा गवरी, गेर, रम्मत नृत्य, लोकगीत, ये हमारी परंपराओं को दर्शाने वाले कुछ सांस्कृतिक विविधता के रंग हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गणगौर, ठीक है। देखिए गणगौर रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार है। देखो राजस्थान है वो अपनी विविधता, सांस्कृतिक विविधता है, विभिन्न प्रकार के मेले हैं, विभिन्न प्रकार के उत्सव है, विभिन्न प्रकार का खान पान है, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा है, इन सब के कारण अपना राजस्थान रंगीला राजस्थान कहलाता है। तो इस रंगीले राजस्थान में हम शुरुआत करते हैं गणगौर से। देखिए गणगौर रंग बिरंगा त्यौहार है, और ये कब शुरू होता है? गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। ध्यान रखें, चैत्र शुक्ल तृतीया से गणगौर का त्यौहार प्रारंभ होता है। गणगौर है वो दो शब्दों गण और गौर से मिलकर बना हुआ है। किन किन शब्दों से मिला है? गण और गौर। जहाँ गण है वो शिव के सूचक हैं, तो गौर पार्वती के सूचक हैं। इस प्रकार यहाँ शिव और पार्वती की पूजा इस अवसर पर विशेष तौर से की जाती है। गणगौर का जो त्यौहार है वो कहीं कहीं 3 दिन तो कहीं कहीं 4 दिन तक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और प्रत्येक जिले में करीब करीब ये त्यौहार मनाते हैं, धूमधाम से इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है तीज। तो गणगौर के बाद दूसरा त्यौहार हम देखते हैं तीज, ठीक है। देखिए तीज है वो त्यौहार सावन के महीने में मनाया जाता है। किस महीने में मनाते हैं? सावन के महीने में, ठीक है। तो श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला त्यौहार तीज राजस्थान में अपना एक अलग महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाएं छा जाती हैं तो ये किसी उत्सव से कम नहीं होता। तो श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहित जो महिलाएं हैं वो पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं, ठीक है। तो ये जो श्रावण के महीने में मनाई जाने वाली तीज है, जो शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं, उसे हरियाली तीज, ठीक है, या श्रावणी तीज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में जब भादवा आ जाता है तो भादवे के अंदर कृष्ण पक्ष की जो तीज मनाई जाती है, वो कृष्ण पक्ष की तीज है, वो कजली तीज या सातुड़ी तीज के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो इस अवसर पर महिलाएं क्या करती है? मेहंदी लगाती है और पार्वती की पूजा करते हैं। तीज पर वो किसकी पूजा करती हैं? पार्वती की पूजा करती हैं, और अपने सुहाग की दीर्घायु की कामना करती है, ठीक है। ये जो त्यौहार है वो त्यौहार प्रकृति और मनुष्य को परस्पर निकटता लाने का एक अनुपम त्यौहार है।
नेक्स्ट त्यौहार है शीतला अष्टमी। ठीक है, देखिए होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। यानी होली के कौन से दिन? 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है, जिस दिन शीतला देवी का पूजन किया जाता है। इस दिन क्या करते हैं? बासुड़ा भोजन किया जाता है, यानी जो एक दिन पहले बनाया गया भोजन होता है वो करते हैं। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा लगभग हर घर, हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में शीतला माता की पूजा और अर्चना की जाती है। ठीक है। अक्षय तृतीया, देखो अक्षय तृतीया को सामान्य तौर पर आखा तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? आखा तीज। और आखा तीज एक अबूझ मुहूर्त होता है, यानी इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की भी पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खीस भी बनाया जाता है। यानी किस दिन की बात कर रहे हैं अपन? हम कर रहे हैं अक्षय तृतीया की बात। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख मेले, यानी राजस्थान के कौन कौन से मेले प्रमुख हैं। सबसे पहला मेला है देखो पुष्कर का मेला। देखो पुष्कर का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। किस जिले में? अजमेर। ठीक है, क्योंकि अजमेर में पुष्कर झील है, वहाँ कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला मनाया जाता है वो पुष्कर मेला है। इसमें विशाल बाजार लगता है और देश विदेशों से अलग अलग जगह से यहाँ पर्यटक आते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ कई प्रतियोगिताएं होती हैं जो उत्साहपूर्वक होती हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, यानी ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर के अंदर। और झील है वो यहाँ आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। तो पुष्कर मेले में शाम को दीपदान किया जाता है। कहाँ? झील में। नेक्स्ट है केला देवी का मेला। देखो केला देवी का मेला है वो केलावता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है और एक विशाल मेला है यहाँ। ठीक है, और इस मेले को लक्खी मेले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला होता है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से शुक्ल द्वादशी तक ये चलता है। यानी जो केला देवी का मेला है वो चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलता है। महावीर जी का मेला, देखो सवाई माधोपुर में महावीर जी का मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। किसका? महावीर जी का। ठीक है, और महावीर जी है वो 24वें जैन तीर्थंकर है। ठीक है, और यहाँ सवाई माधोपुर के अंदर लाल रंग की उनकी एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। कोटा मेला। ठीक है, कोटा के अंदर प्रमुख जो मेला है वो दशहरे का मेला है। किसका मेला है? कोटा में प्रमुख दशहरे का मेला विशेष है। कोटा के महाराज हुए हैं दुर्जन साल सिंह। तो दुर्जन साल सिंह के समय 1729 से 1756 ईस्वी में इनका समय रहा है के समय में दशहरे पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियां, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिले हैं। किसके समय? दुर्जन साल सिंह के समय। महाराज उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ और महाराज उमेद सिंह द्वितीय से जो दशहरे पर्व का सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक अपनी विशालता और वैभव को लेकर प्रसिद्ध है। हरियाली अमावस्या। ठीक है, हरियाली अमावस्या। देखो हरियाली अमावस्या का जो मेला है वो उदयपुर में लगता है और इसकी शुरुआत महाराज फतेह सिंह ने 1899 में की थी। हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ लगता है? उदयपुर में लगता है। इसकी शुरुआत कब हुई? 1899 में। किसने की थी? महाराणा फतेह सिंह ने की थी। प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला है वो यहाँ उदयपुर में आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में
हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर देखते हैं। यानी हरियाली अमावस्या का जो मेला है वो किस रूप में देखा जाता है? हिंदू सभ्यता को लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं या मनाते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। यानी हरियाली अमावस्या का मेला श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगता है। अब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ठीक है, देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो ईरान के सिंदर प्रांत से आए थे। कहाँ से आए? ईरान के सिंदर प्रांत से। और वो दुनिया भर में गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी खानका या दरगाह अजमेर में जो पूरे देश की लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। इस्लामिक कैलेंडर की बात करें तो रजब महीने की 1 से 6 तारीख तक, कब तक? 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स या मेला लगता है। ये मेला सर्वधर्म संभाव की एक अनूठी मिसाल है। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला है वो किस महीने में लगता है? रजब महीने में लगता है 1 से 6 तारीख तक। बेणेश्वर मेला, देखो बेणेश्वर है वो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है और आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी ये जाना जाता है। तो बेणेश्वर माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर मनाया जाता है। ठीक है, यानी किन नदियों के संगम पर लगता है बेणेश्वर मेला? माही, सोम और जाखम, इसी त्रिवेणी पर ये मेला लगता है, जहां अपने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए अस्थियों का यहाँ प्रवाह किया जाता है। करणी माता का मेला, जो करणी माता का मेला है वो बीकानेर के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। बीकानेर जिले में देशनोक में करणी माता का मंदिर होता है। करणी माता बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री या कुल देवी के रूप में भी मानी गई है। और इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक मात्रा में विचरण करते रहते हैं। इनकी एक मान्यता है कि जो सफ़ेद चूहे हैं वो काबा कहलाते हैं और जिस व्यक्ति को इनका दर्शन होता है वो बहुत ही लाभकारी होता है। खाटू श्याम जी का मेला, सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, तो खाटू श्याम जी के इस मंदिर में फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से, फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है। रामदेव जी का मेला, देखो बाबा रामदेव जी का मेला पोखरण कस्बे के समीप रुणीचा नामक स्थान पर लगता है। रुणीचा, ठीक है, रुणीचा नामक स्थान पर लगता है। ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक लगता है। यानी बाबा रामदेव का मेला जो रुणीचारा धरणी कहलाते हैं, पोखरण जिले के पास, पोखरण कस्बे के पास रुणीचा में लगता है। वो मेला भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक आयोजित किया जाता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है और सभी धर्म के लोगों की आस्था का ये केंद्र है। गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है, देखिए गलियाकोट का जो उर्स है वो डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फखरुद्दीन मौला की मज़ार है और फखरुद्दीन मौला की ये मज़ार है फकरी के नाम से जानी जाती है। तो फखरुद्दीन की मज़ार या मज़ार फकरी कहाँ है? डूंगरपुर ज़िले में। कहाँ? सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में। ये जो फखरुद्दीन है ये दाऊदी बोरा समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, लेकिन फिर भी सभी वर्गों के लोग यहाँ आते हैं। अन्य मेलों की बात करें तो अन्य मेलों में राजस्थान में मुख्य है सीकर जिले में जीर्ण माता का मेला। जीर्ण माता का मेला कहाँ लगता है? सीकर में। अलवर में भरथरी का मेला, जयपुर में डिग्गी कल्याण जी का मेला और पर्वतसर नागौर के अंदर। ठीक है, देखिए पर्वतसर है वो कहाँ है? नागौर के अंदर। वहाँ तेजा जी का मेला। बाड़मेर में गोगा जी का मेला, ठीक है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का अलग अलग क्षेत्रों में आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख लोक देवता एवं संत। देखिए समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक,
पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता और संत के रूप में पूजे गए हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक या प्रणेता रहे हैं। ठीक है, तो इन लोक देवताओं के द्वारा समाज सुधार का कार्य, मानव सेवा या वन संरक्षण या पशुधन की रक्षा या गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों को बहुत ही महत्ता प्रदान की गई। तो इन्हीं प्रणेताओं के अंदर, देवताओं के अंदर है गोगा जी। देखिए, राजस्थान के अंदर पंचपीर विशेष हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। तो गोगा जी उन पंच पीरों के अंदर एक पीर हैं। तो रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी, यानी रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी, ये पंच पीरों में शामिल हैं। देखिए, गोगा जी है वो चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। ठीक है, ये ददरेवा के थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। यानी गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाते हैं। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना करते हैं। और गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ में है, वहाँ महीने भर तक गोगा जी का मेला चलता है। तेजा जी, देखिए तेजा जी ने क्या किया, अपने प्राणों की बाजी लगा दी गायों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो तेजा जी की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर में तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। तेजा जी की गाथा और गीत बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी तेजा जी का जो मेला पर्वतसर नागौर में होता है, वो एक विशाल पशु मेले के रूप में आयोजित किया जाता है। और तेजा जी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। पाबू जी, देखिए पाबू जी को राजस्थान में ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। और पाबू मंड, ये उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। देखो, कपड़े पर जो चित्रकारी होती है वो फड़ चित्रकारी होती है, उसमें उनका पूरा जीवन वृतांत दर्शाया जाता है। तो पाबू जी किसके देवता हुए? ऊंटों के देवता हुए हैं। रामदेव जी, ठीक है, देखिए रामदेव जी हैं वो लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष के रूप में जाने गए हैं। और रामदेव जी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक माने गए हैं। मुस्लिम समाज भी उनको राम सा पीर के रूप से जानता है। ठीक है, रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल रामदेव जी का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, इन सब के अलावा मल्लीनाथ का मेला, देव नारायण जी का मेला, हरबू जी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हुए हैं। मल्लीनाथ देवता, देवनारायण जी देवता, ये गुजरों के रूप है प्रमुख है। हरबू जी आदि राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हुए हैं। अब लोक देवियों के अंदर हम देखें तो उनमें है मीराबाई। देखिए, मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ था। यानी मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम में हुआ था। और भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज, यानी कुमार भोजराज से हुआ था। ध्यान रखें, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। लेकिन विवाह के कुछ वर्षों बाद ही भोजराज का देहांत हो गया और मीराबाई को एक विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ा। लेकिन बचपन से ही मीरा है वो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। विधवा होने के बाद वो संसार से विरक्त हो गई और वो कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी। तो मीरा की भक्ति है वो सरल और सहज स्वभाव की थी। इनकी पदों में ये विशेषता आज भी झलकती है। दादू दयाल, देखिए दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ, इसको लेकर विद्वानों में आज तक एक राय नहीं बन पाई है। ठीक है, हाँ ऐसा माना जाता है कि 1585 में फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल और अकबर की भेंट हुई थी। ठीक है, फिर ये बाद में राजस्थान आ गए और राजस्थान आकर ये भक्ति का प्रसार करते रहे। और 1603 में दादू दयाल ने नारायणा गांव में अपनी देह त्याग दी। तो नारायणा जयपुर के अंदर आज भी उनका स्थान है।
जम्बोजी। देखिए जम्बोजी है विष्णोई संप्रदाय के पर्वत में। विष्णोई है वो 2 शब्दों 20 + 9 यानी ये 29 नियमों पर चलते हैं, तो वो विष्णोई संप्रदाय है। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पिप्पासर नागौर में हुआ था। यानी जम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म पिप्पासर नागौर में 1508, ठीक है, विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को हुआ था। और जम्बोजी के उपदेश पर चलते हुए विष्णोई समाज है वो निरंतर पर्यावरण की रक्षा और जीव हत्या के विरोध में आज भी प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो वो उनके 29 नियमों का प्रताप है। अब है जसनाथ जी। देखिए जसनाथ जी है, उनका जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था, ठीक है। और कतरियासर बीकानेर है वो अग्नि नृत्य के लिए आज भी प्रसिद्ध है। जसनाथ जी ने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की और चमत्कार योगी के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। श्रद्धानाथ जी राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र यानी चोरू झुन्नू सिक्कर के क्षेत्र को हम शेखावाटी कहते हैं। इस क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जनता में शिक्षा की अलख जगाई। यानी श्रद्धानाथ जी स्वयं शिक्षित नहीं थे, लेकिन फिर भी निरंतर यहाँ शेखावाटी क्षेत्र की जनता को शिक्षा के प्रति आगाह करते रहे और शिक्षा की अलख जगाते रहे। श्रद्धानाथ जी ने अपरिग्रह, समता और चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। यानी किस किस की शिक्षा प्रदान की है? अपरिग्रह, समता और चरित्र निर्माण की शिक्षा श्रद्धानाथ जी के द्वारा दी गई है। सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण भी इन्होंने करवाया। यानी लक्ष्मणगढ़ सीकर में त्याग तपस्या के प्रतीक के रूप में आश्रम का निर्माण श्रद्धानाथ जी ने करवाया था, ठीक है। वो सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। इनकी मान्यता क्या थी कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। किसकी मान्यता थी? श्रद्धानाथ जी की। अतः ये आश्रम आज भी उस वाक्य के रूप में जाना जाता है। यानी इस आश्रम का वाक्य क्या है? स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। किसने कही ये बात? श्रद्धानाथ जी के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान की हस्तकला के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हस्तकला में है काष्ठ कला, ठीक है। देखिए राजस्थान की काष्ठ कला एक प्रसिद्ध हस्तकला के रूप में जानी मानी गई है, ठीक है। अब इसके अंदर लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तु बनाई जाती है। यानी काष्ठ कला में क्या होता है? लकड़ी से विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। और बस्सी चित्तौड़ है वो काष्ठ कला का एक प्रधान केंद्र है। यानी काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के कावड़ तथा रंगाई सफाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने, कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। यानी लकड़ी के खिलौने के लिए, कठपुतली निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो वो है उदयपुर, ठीक है। और काष्ठ कला के अन्य क्षेत्र प्रधान केंद्र के रूप में बस्सी चित्तौड़ है, जहाँ कावड़, रंगाई सफाई के ठप्पे आदि तैयार किए जाते हैं। वहीं जेठाना डूंगरपुर में लकड़ी की मूर्तियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त की है। शेखावाटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ की काष्ठ कला अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से देखने को मिलती है। मूर्ति कला राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा है। यानी मकराना का संगमरमर भी काफ़ी अपने आप में जाना जाता है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्तियों व पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम भी किया जाता है, जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। इन्हीं में टेराकोटा, देखिए पकी हुई मिट्टी से जो प्रतिमाएं, जो सामग्री बनाई जाती है, वस्तुएं बनाई जाती है, वो टेराकोटा कहलाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि मिट्टी से बनाकर सामग्री उसको फिर पकाया जाता है, तो वो टेराकोटा कहलाती है। नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव है, वो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यानी नाथद्वारा के समीप मोलेला गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। अलवर व बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो टेराकोटा मिट्टी से वस्तुएं बनाकर उसको पकाना या पकी मिट्टी से बनाना।
ब्लू पॉटरी, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर जो नीले रंग का अंकन किया गया है वो ही ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग का अंकन ब्लू पॉटरी कहलाता है। यदि ब्लैक रंग से है तो ब्लैक पॉटरी और सुनहरे रंग से है तो सुनहरी पॉटरी भी कहलाता है। अब इस पॉटरी के द्वारा डिजाइनर कप प्लेट, बर्तन, खिलौने, सजावटी सामान, फूलदान आदि बनाए जाते हैं। लाख का काम, देखिए लाख के काम में चपड़ी को पिघाला जाता है। ठीक है, किसको पिघालते हैं? चपड़ी को। चपड़ी को पिघाल कर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर उसे गूंद लिया जाता है। चाक, मिट्टी, बिरोजा मिलाकर गूंदते हैं, उसे से विभिन्न प्रकार की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। सजावट के लिए उसमें कांच, मोती आदि भी लगा दिए जाते हैं। तो लाख का जो काम है वो जयपुर, जोधपुर आदि क्षेत्रों के अंदर प्रसिद्ध है। साथ ही साथ जयपुर, जोधपुर इनके आभूषणों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी लाख के आभूषणों के लिए कौन क्षेत्र है? जयपुर और जोधपुर। आभूषण, ठीक है, जड़ाऊ गहनों के लिए हम किसको प्रसिद्ध मानते हैं? वो है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। यानी जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के क्षेत्र है जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। ये पत्थरों को तराशने का काम ज़्यादा कहाँ है? जयपुर में। कांच पर बारीक जो सोने की नक्काशी की जाती है वो थेवा कला कहलाती है और प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। यानी थेवा कला किसे कहते हैं? कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला के नाम से जाना जाता है और ये प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषणों के लिए भी विख्यात है। यानी प्रतापगढ़ की जो जनजातियाँ हैं वो पीतल और चांदी के आभूषणों के लिए भी प्रसिद्ध है, थेवा कला के लिए भी प्रसिद्ध हैं। कपड़े पर छपाई, देखिए कपड़े पर कैसे कैसे छपाई का काम किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में किस्म किस्म की छपाई का काम होता है। जैसे बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी, ये कपड़े पर छपाई के प्रमुख केंद्र है। तो कपड़े पर छपाई के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, काला डेरा, पाली और बस्सी। ठीक है, देखिए गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी, ठीक है, और सोडे के मिश्रण से घोल बनाया जाता है। यानी किस किस से घोल बनाते हैं? गोबर से, तिल्ली के तेल से, ठीक है, यानी तिलों का तेल है, बकरों की मेंगनी है, सोडे का मिश्रण है, उससे घोल बनेगा। इस घोल में कपड़े को पूरी रात भिगो देते हैं और बाद में उसको सुखाते हैं। जब वो सूख जाता है तो उसे हरड़ के घोल में डुबो देते हैं। किसके घोल में? हरड़। और फिर लकड़ी के छापों जो ब्लॉक बने होते हैं उन ब्लॉक से उन पर छापा कर दिया जाता है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंग ही काम आया करते थे, लेकिन आजकल वैसी बात नहीं है, क्योंकि अब प्राकृतिक रंगों के साथ साथ सिंथेटिक जो अप्राकृतिक रंग है उनका भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ठीक है, अब है कशीदाकारी एवं गोटाकारी। राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी की जाती है। अब ये जो कशीदा है उन कशीदों के अंदर मुख्यतः पशुओं के चित्र है वो यहाँ उकेरे जाने का काम ज़्यादा किया जाता है। और कपड़ों पर तरह तरह, ठीक है, यानी कपड़ों पर तरह तरह की कतरन काटते हैं, उन्हीं कतरन को वापस सिल दिया जाता है और सिलकर जो नई डिज़ाइन तैयार की जाती है वो पेच वर्क कहलाता है। यानी कशीदाकारी गोटाकारी का काम भी राजस्थान में काफ़ी होता है। कशीदा जब किया जाता है तो मुख्य पशुओं के चित्र उन पर उकेरे जाते हैं और कई जगहों के कपड़ों को तरह तरह से काटते हैं और फिर कपड़ों पर ही सील देते हैं, जो कहलाता है पेच वर्क। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंदर शामिल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की संस्कृति का अंग होते हुए भी, यानी राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की कुछ अपनी अलग ही विशेषताएं हैं, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के पारंपरिक पर्व और त्यौहार है, मेले हैं, रीति रिवाज है, खान पान है, रंग रूप है, वेशभूषा है। इन सब की मनमोहक
छटा के कारण ही राजस्थान को रंगीला राजस्थान के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।